तो सारे स्कूल्स को रिक्वेस्ट किया था, तभी ये स्कूल्स ने हमारा जो है प्रिंसिपल सर यहाँ पे खड़े हैं, उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद जो है नशा मुक्ति का जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बच्चों को, हर एक बच्चों को पता रहना चाहिए कि नशे के मतलब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। आजकल जो है ये यंग जनरेशन कहाँ जा रही है, यंग जनरेशन में स्कूल्स में पढ़ते समय, कॉलेज में पढ़ते समय सबको क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानता उसकी बरतनी चाहिए और एग्जैक्टली कैसे होके हमको आगे लाइफ में जाना चाहिए, क्योंकि ये यंग जनरेशन ही भारत का भविष्य है। और ऐसा ही करके हमको आगे जाने के लिए बच्चों को क्या क्या बताना है और नशा मुक्ति का ये जो प्रयोजन है, ये प्रयोजन हमको हर घर तक, हर दरवाजे तक लेके जाना है। जिनका जैसा पिन कोड है और रहने दो, हम उनको बाद में कर लिए, तो हमको यही होना था, तो लिखित में दो या आप बैठ के जरिए बोलो या एक प्रेस नोट दो। तो उन्होंने बैठ के जरिए बता दिया ताकि हमारे आगे रिकॉर्ड के अंदर ये बातें होनी चाहिए कि ये जो मिस जो हुआ हमारा पिन कोड नंबर, ये क्लियर करके वो देने की उन्होंने बात कही है, तो इससे क्लियर हो जाता। आज हम बेदार करने के लिए आपके वार्ड में, आपके इलाके में क्या बेदार हो जाओ। ये वक्त बहुत अहम वक्त गुजर रहा है हमारा। देखिए, घर के लोगों में बेदार होना चाहिए। निकलिए घरों से, फॉर्म लीजिए, फॉर्म भराइए, फॉर्म दाखिल करिए, ये करना ही पड़ेगा। हम जन्म दाखिले में हम भुगत रहे हैं, इसलिए बेदार होना जरूरी है, इसलिए बेदारी लाना जरूरी है। मैं जो बोल रहा हूं कि अगर हम वोट मांगने आप तक आते हैं तो आज आपकी वोट बचाने की अगर जरूरत है तो भी हम आप तक आए। कल कोई हमको ये नहीं बोलेगा कि वोट मांगने के वक्त, इलेक्शन के वक्त इनके स्टेज लगते, इलेक्शन के वक्त इनके भोंगे लगते, मगर जब हमारी मदद की बात आती तो इनके भोंगे और स्टेज नहीं लगता। ये कल हमें कोई नहीं बोलेगा। और सहयोग आंदोलन में आप सहयोग दीजिए, मदद करिए। 11 बजे से वो आंदोलन शुरू होगा, आप उसमें शिरकत करिए, क्योंकि अगर कोई बहुत ताकतवर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खामोश हो जाएंगे। अगर सिस्टम ने गलती की है, उनकी गलती है, तो उस नाइंसाफी के खिलाफ चुप रहना ये हिकमत अमली नहीं है, ये बुज़दिली होगी। पर लगने वाले हैं वो मैं भी नहीं दे सकता हूँ, इतने खतरनाक पेपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर में आपको आधार भी रहा, अपना आधार दे दिए तो चल जाएगा। अगर तुम्हारे पास में आधार नहीं है तो आपको डोमिसाइल, तहसीलदार के पास एक ऑनलाइन अर्जी करके डोमिसाइल भी अगर आप दे देंगे तो भी चलेगा। जन्म दाखिला है तो चलेगा, पासपोर्ट है तो वो भी चलेगा। तो इसलिए कि आप हमको 15 पेपर में से किसी एक पेपर को जोड़ना है। ब्रिज है, फ्लाईओवर ब्रिज, इसके नीचे अतिक्रमण है, कचरा है, वो सब कुछ है। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर जाली लगे, अंदर बच्चों के लिए एक अच्छा गार्डन हो और पार्किंग जोन का मसला है। ये 2-3 चीज़ों के लिए हमने महबूब मैडम को निवेदन दिया है। पूरे महाराष्ट्र भर से जो समाज में अच्छा काम करते हैं, यहाँ तक कि जो जानवरों को पानी पिलाने का काम करते हैं, जो जानवरों को खाना खिलाने का काम करते हैं, इंसानों की बात तो बहुत दूर है, जो जानवरों पे काम करते हैं, ऐसे लोगों को चुन चुन कर पूरे महाराष्ट्र से निकाला गया। इस साल 111 लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया और उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया, उन लोगों को ट्रॉफी दी गई। बेसिकली जो है नासिक ग्रामीण पुलिस दल की ओर से हमने बहुत सारे स्कूल्स को रिक्वेस्ट किया था, तभी ये स्कूल्स ने हमारा जो है प्रिंसिपल सर यहाँ पे खड़े हैं, उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद जो है नशा मुक्ति का जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बच्चों को, हर एक बच्चों को पता रहना चाहिए कि नशे के मतलब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। आजकल जो है ये यंग जनरेशन कहाँ जा रही है, यंग जनरेशन में स्कूल्स में पढ़ते समय, कॉलेज में पढ़ते समय सबको क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानता उसकी बरतनी चाहिए और एग्जैक्टली कैसे होके हमको आगे लाइफ में जाना चाहिए, क्योंकि ये यंग जनरेशन ही भारत का भविष्य है। और ऐसा ही करके हमको आगे जाने के लिए बच्चों को क्या क्या बताना है और नशा मुक्ति का ये जो प्रयोजन है, ये प्रयोजन हमको हर घर तक, हर दरवाजे तक लेके जाना है। इससे छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पे हमने लिया, बट ये छोटा सा मैं इसको नहीं कह सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा और अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे अच्छे कॉम्पिटिशन हुए, ऐसे कॉम्पिटिशन हुआ, डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ,
बच्चों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्होंने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करके अपना पार्टिसिपेशन जो है बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे दिया। उनको यहाँ पे हमने जो भी अप्रिसिएशन करना था वो अप्रिशिएट हमने इनको किया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि 1-2 दिन में यहाँ पे ये जो गाना जो कंपोज हुआ, कितना अच्छा गाना बच्चों ने यहाँ पे सेट किया, बच्चों ने अच्छा गाया। तो ये आप देखिए, मुझे लगता है कि ये गाना हर चौक में मालेगांव में बजना चाहिए, ये गाना जो है हर घर में जाना चाहिए, ये गाना हर चौराहे में जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को लगे और बाकी सबको लगे कि हमको इस पे क्या हमको करना है और कैसे मालेगांव को जो है वो हर घर में जाके हमको इस गाने को मतलब बच्चों के साथ उनके माता पिता जो है उनको वहां तक वो गाना पहुंचना चाहिए। और ये जो मुहिम है, ये मुहिम हर चौराहे पे, हर गली में, हर चौराहे पे, हर दरवाजे पे ये मुहिम जाना चाहिए। तो मैं स्कूल को इससे तो नासिक ग्रामीण पुलिस दल की ओर से मैं स्कूल को भी धन्यवाद देता हूँ, प्रिंसिपल सर को, मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ। और ये जो प्रोग्राम हमारे एडिशनल एसपी साहब है और पूरी उनकी टीम है, उन्होंने हर एक स्कूल में ऐसा प्रोग्राम करने का उन्होंने तय किया है। तो मालेगांव में हर स्कूल में होगा, हर जगह पे ऐसे प्रोग्राम होंगे। धन्यवाद। हमने बहुत हुआ तो 20% जमा किया है, इसलिए हम लोग बहुत पीछे हैं। तो मेरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से मेरे मालेगांव शहर की आवाम से गुजारिश है कि आप लोग अपने जो फॉर्म आपको BLO ने दिए है वो जल्द से जल्द भर के BLO के पास जमा करा दें। दूसरी चीज़ ये है कि पूरी शहर की आवाम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल डरना नहीं है, इसलिए कि सबसे पहले हमारे शहर में मैपिंग का काम हुआ और मैपिंग होने के बाद में ही आप लोगों के घर पे फॉर्म पहुंचा, आप लोगों को BLO ने फॉर्म ला कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप लोग की वोट है, किसी की वोट कटने वाली नहीं है। अगर कटने वाली रहती तो आप तक फॉर्म ही नहीं पहुंचता। फॉर्म आपको मिल जाना इसकी ज़ामिन है कि आप लोगों की वोट कहीं जाएगी नहीं। तो बराए मेहरबानी आप लोग जल्द से जल्द अपने फॉर्म अपने BLO के पास जमा कराएं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ सियासी लोग, बड़े बड़े लीडर जो है सियासत कर रहे हैं मालेगांव शहर के अंदर, मैं आवाम से अपील करूंगा कि अपना ध्यान जो है वो फॉर्म जमा कराने पर लगाए। क्योंकि देखो, अभी इसके पहले एक स्कूल के प्रोग्राम में हमारे शहर के माजी आमदार ने कहा, गए थे स्कूल का उद्घाटन करने, लेकिन SIR के बारे में उन्होंने ऐसा कहा कि उसके अंदर 14-15 जो पेपर लगने वाले हैं वो मैं भी नहीं दे सकता हूँ, इतने खतरनाक पेपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर में आपको आधार भी अपना आधार दे दिए तो चल जाएगा। अगर तुम्हारे पास में आधार नहीं है तो आपको डोमासाइल, तहसीलदार के पास एक ऑनलाइन अर्जी करके डोमासाइल भी अगर आप दे देंगे तो भी चलेगा। जन्म दाखिला है तो चलेगा, पासपोर्ट है तो वो भी चलेगा। तो इसलिए कि आप हमको 15 पेपर में से किसी एक पेपर को जोड़ना है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे शहर के जो आमदार हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप कब बोलेंगे, शहर की आवाम से कब अपील करेंगे। मैं बताता हूँ, जब हमारे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो इनको रात भर नींद नहीं आती थी कि अल्लाह ने मुझे इस पोजीशन में, इस ओहदे पर पहुँचाया है तो मेरी आवाम की तकलीफ़ को मैं समझूं। वो गली गली रात भर घुमा करते थे। आज अल्लाह ताला ने हमारे शहर से 1,15,000 वोट देने के बाद में हमारे शहर के आमदार को असम्बली पहुंचाया, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ये उसका हक अदा करने में नाकाम है। और कुछ सियासी लीडर, मैं साफ कहूँगा, समाजवादी के जो लीडर हैं इनको तो अल्लाह ही बेहतर जाने क्या करना चाहते शहर के अंदर। ये अभी ये मंडे को एक रैली लेके जाना चाहते हैं। मेरे भैया, आवाम से फॉर्म भरवाने का काम करो, 10 दिन बचा हमारे पास में। रैली में ले आके क्या मिलने वाला है? जो हुकूमत का फैसला है, हुकूमत ने 1 तारीख से 29 तारीख तक SIR के फॉर्म जमा करने का टाइम दिया है। हमारे पास टाइम कम बचा है। आवाम को किधर भी मत भड़काओ और कहीं पर भी लेके मत जाओ। और मैं आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोगों का ध्यान सिर्फ हमारे फॉर्म जमा कराना है। ये अपील करने के लिए आज मैं SDPI की जानिब से मालेगांव शहर की आवाम से अपील कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में एक मॉफ हम यहाँ लाए कि हमने आज यहाँ कार्ड देना भैया
लाए हमने, क्योंकि मालेगांव शहर के अंदर एक बहुत बड़ी बेचैनी जिस तरह से हमने देखने में आई मालेगांव के अंदर, और मालेगांव शहर के अंदर जिस तरह से SIR के मामले को एक इतना खतरनाक पेश कर दिया है कि मुझे लगता है नेताओं ने और बीजेपी के ताल्लुक से इतना डराने का जो काम कर रहे हैं कि बीजेपी ये सब छल कर रही है, फिर बाद में बीजेपी को हटा के तुम्हारे जो BLO है, मास्टर है, स्कूलों के ऊपर उन्होंने लेके आ गए, ये बीजेपी से खतरनाक हो गए। लेकिन ये इनका एक क्राइटेरिया ऑफिसरों का भी, वो जितना क्राइटेरिया उसके अंदर वो काम बराबर कर रहे हैं। लेकिन आज कंडीशन ये कि जिस तरह से मालेगांव शहर के अंदर SIR को लेके जो दहशत का माहौल मालेगांव की आवाम के अंदर देखा गया, हम महीने भर से देख रहे थे सब काम कैसा किस तरह से चल रहा है। लेकिन इसके अंदर एक मेन फॉल्ट एक समझ में आया कि फिर जिन लोगों का पिन कोड का जो मसला था, मालेगांव 423203 जिनका पिन कोड है, लेकिन वही परिवार के अंदर 2 लोग का मालेगांव का पिन कोड आता और 4 लोगों का सिन्नर का पिन कोड आ रहा है 422113। ये जो डर का माहौल है, जो भय बन गया था, कह रहे हमको कहीं सिन्नर तो नहीं भिजा देंगे। इसी ताल्लुक से आज हम प्राण साहब से मुलाकात किए कि ये किस तरह से क्लियर होगा। लेकिन मालेगांव शहर के अंदर हमने देखा BLO हो या और यहाँ के सियासी लोग हो, बोले हमने बात कर लिए, हो गया, कोई मसला नहीं, कोई डरो मत, उसके अंदर कट छट करने का मामला नहीं, हो जाएगा। लेकिन आज हमको कन्फर्म ये करना था ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमने बातें सुनी नहीं थी, क्योंकि ऑफिसर की जबान पे मुझे भरोसा ही नहीं है। ये आज बोलेंगे कल रिटायर हो जाएंगे, बदली हो जाएंगे, ये गांव तो अटक गया ना, कि फिर आधे लोग सिन्नर जाएंगे क्या। तो हमको ये सब जो डाउटफुल था, लोगों के अंदर एक भय था और हमारे भी एक डाउट था कि पेपर के अंदर करेक्शन जो क्लियर था, आज अचानक में ये क्या बोलते हैं कि भैया उसके अंदर सिस्टम के अंदर फॉल्ट है। तो मेरा एक आरोप ये था कि सिस्टम में अगर फॉल्ट है, 100 पेज अगर क्लियर है, 100 के बाद अगर फॉल्ट है तो वो फॉल्टी आना ना रेगुलर। लेकिन इसके अंदर हो ये रहा था कि हर परिवार के, हर फैमिली के अंदर 2 जो कोड आ रहा, सिन्नर का आ रहा, 4 मालेगांव का आ रहा, कई फैमिली के अंदर पूरा सिन्नर का आ जा रहा। तो एक कंप्यूटर समझदार था कि इसको ऐसा ट्रेन किया गया था, तो फॉल्ट कैसा माना जाएंगे। तो मुझे लगता है एक तो सोची साजिश, बहुत बड़ी साजिश है ये आवाम को गुमराह करने वाला काम था। इसीलिए आज हमने प्राण साहब से यार बाकायदा हमने उनसे बोला कि आप लिखित में हमको लेटर दो, लेटर दो, नहीं तो 2 दिन का हमने अल्टीमेटम भी है। 2 दिन के बाद हम यहाँ धरना आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने जिस तरह से मालेगांव में काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम समाज के अंदर खाली एक भय का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं के सियासी लोग, ये आवाम ने अच्छी तरीके से समझ लेना। तो प्राण साहब ने खुले क्लियर कट का लेटर तो हमने दिया भी है और बात भी हुई, और उन्होंने एक बाइट दिया कि अभी इसके अंदर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिनका जैसा पिन कोड है और रहने दो, हम उनको बाद में कर लिए। तो हमको यही होना था, तो लिखित में तो या आप बाइट के जरिए बोलो या एक प्रेस नोट दो। तो उन्होंने बाइट के जरिए बता दिया, ताकि हमारे आगे रिकॉर्ड के अंदर ये बातें होनी चाहिए कि ये जो मिस जो हुआ हमारा पिन कोड नंबर, ये क्लियर करके वो देने की उन्होंने एक बात कही है, तो इससे क्लियर हो जाता। प्राण साहब से बात होने के बाद क्या आप मुतमईन हैं, और आवाम को किस तरीके से आप मुतमईन? देखिए, एक ऑफिसर ऑन रिकॉर्ड जब बोला है तो मुतमईन तो होना पड़ेगा आपको, बराबर। और आवाम को भी, जो आवाम के अंदर जो डर था कि अभी हमारा पिन कोड सिन्नर का है, मालेगांव का नहीं है, कुछ लोगों का मालेगांव, कुछ लोग सिन्नर का है, तो आवाम को इसके अंदर घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म भरो, जल्द से जल्द आप BLO के पास जाके अपना फॉर्म फिलअप करो, उसको जमा कराओ, ताकि आपका आगे और काम फटाफट बढ़ जाए। तो इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना झिझक फॉर्म जल्द से जल्द भरने की कोशिश करें। आज औरंगाबाद शहर के अंदर भ्रष्टाचार विरोधी समिति की ओर से जो है तो मालेगांव के सोशल वर्करों का यहाँ पर इस्तकबाल किया गया, ट्रॉफी दी गई। हमारे सामाजिक काम को देखते हुए हमारे जो सरपरस्त है शफीक एंटी करप्शन साहब और सैयद साबिर अली साहब ने हमारा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ इस्तकबाल किया। हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं, और वाकई में हमने देखा है कि इनका काम है करप्शन को किस तरीके से रोके, और कुछ एडवाइस हमारे मालेगांव शहर के लिए भी दिए। आज SIR के मामला से लेकर आवाम बहुत घबराई हुई है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। सर ने जिस तरीके से आपको समझाया उसी के ऊपर अमल करके हमें आगे काम करना चाहिए। हम लोग जब भी शहर के अंदर हादसा, एक्सीडेंट या कोई मसले मसाइल आते हैं तो हम वहाँ पर जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। शफीक एंटी करप्शन साहब, आसिक अली, सत्तार एम्बुलेंस वाला, आरिफ खान साहब, ऐसे सभी हमारे ग्रुप के लोग। तो सैयद साबिर साहब जो है तो हमारे कामों पे नज़र रखते हैं, और हमारे शफीक एंटी करप्शन साहब भी जो है तो इनके हर काम के अंदर जो है तो बढ़ चढ़ कर जो है तो लोगों की मदद करते हैं। मैं इनसे यही और अल्लाह से
यही दुआ करूंगा अल्लाह पाक इनको लोगों की खिदमत करने वाला बनाए। आज बरोज जुमा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर से हमारे 5 लोगों का नाम जो कि हमेशा चर्चा में रहता है, उन लोगों को भ्रष्टाचार विरोधी समिति मतलब एंटी करप्शन कमेटी, जो कि मैं तकरीबन 25 साल से जिससे जुड़ा हूं, मैं एक साधारण मेंबर था उसके अंदर, लेकिन मेरे कामों को देखते हुए ये हमारे मुबीन भाई, शेरू भाई ये और पूरे महाराष्ट्र के जिम्मेदार यहाँ मौजूद थे आज। तो हमारे सैयद साबिर साहब की सरपरस्ती में एक प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम के अंदर पूरे महाराष्ट्र भर से जो समाज में अच्छा काम करते हैं, यहाँ तक कि जो जानवरों को पानी पिलाने का काम करते हैं, जो जानवरों को खाना खिलाने का काम करते हैं, इंसानों की बात तो बहुत दूर है, जो जानवरों पे काम करते हैं, ऐसे लोगों को चुन चुन कर पूरे महाराष्ट्र से निकाला गया। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सैयद साबिर साहब, इनके जन्मदिन के मौके के ऊपर हर साल कई सालों से ये प्रोग्राम होते आ रहे हैं। तकरीबन मैं खुद 20 साल से ये प्रोग्राम देख रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम उनके जन्मदिन के मौके पर रखा जाता है और उसमें कम से कम कभी 200 लोगों को, कभी 150 लोगों को, कभी 300 लोगों को, लेकिन इस साल 111 लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया और उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया, उन लोगों को ट्रॉफी दी गई। अब ये प्रोग्राम यहाँ से वो कल के दिन से शुरू कर देंगे। अब आने वाला जो साल रहेगा, वो साल में वो नए नए लोगों को ढूंढ के निकालेंगे, जो लोग समाज में अच्छा काम करते हैं उन लोगों को। खास तौर से सैयद साबिर साहब की एक आदत है कि वो कोई ऑफिसर से पैसा नहीं लेते और ना ही किसी को अगर वो सम्मानित करते हैं तो उससे पैसा लेते। आज तक उन्होंने किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया। ये प्रोग्राम के लिए जो भी 3-4 लाख 5 लाख रुपए जो खर्च आता है, वो खुद अपने जेब खर्च से ये काम करते हैं। वो इसलिए करते कि उनका कहना है कि अल्लाह के रसूल की ये आदत थी कि किसी को अगर किसी का अच्छा काम देखते थे तो उसको शाबाशी देते थे, उसका मतलब एक वो बढ़ाते थे, उत्साह बढ़ाते थे, हौसला अफजाई करते थे, उसकी हिम्मत बढ़ाते थे। तो ये काम हमारे समाज में होना चाहिए, क्योंकि आप इन लोगों को जिनको यहाँ पर हमारे अरबाज भाई, फरीद भाई, शहबाज भाई, खालिद इसके साहब, सैयद आशिक अली साहब, एजाज भाई, आरिफ अय्या साहब, हमारे बहुत सारे लोग, तकरीबन 20-22 लोग, 70 एम्बुलेंस वाले 20-22 लोग मालेगांव से यहाँ तशरीफ लाए। और लाने के बाद जो हमारे मालेगांव वालों का और पूरे महाराष्ट्र भर का यहाँ पर औरंगाबाद की टीम ने जिस तरीके से इस्तकबाल किया और हम लोगों का यहाँ पर जो इज्जत अफजाई दी उन्होंने, हम पूरे औरंगाबाद वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते कि वो सैयद साबिर साहब को इसी तरीके से लोगों की खिदमत का मौका देते रहे। क्योंकि ये लोग जो समाज में जो काम करते हैं ना, ये अपने आप में एक अंजुमन रखते हैं, क्योंकि जो समाज में काम करता है, इनकी अगर हौसला अफजाई हो रही है और वो भी फ्री ऑफ चार्ज, के पैसा उनसे नहीं लिया जा रहा है, तो इन लोगों का हौसला बढ़ता है ना कि यार नहीं, अगर हम समाज में अच्छा काम करेंगे तो लोग हमारी इज्जत अफजाई करेंगे और समाज में हम लोग को और अल्लाह रब्बुल इज्जत तरक्की देगा। तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। तो हम पूरे औरंगाबाद की टीम का शुक्रिया अदा करते और साथ ही साथ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सैयद साबिर साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उम्र में उनको बरकतें अता करे, उनकी उम्र को लंबा करे। और जैसे मैं मालेगांव में उनसे टच होने के बाद कॉर्पोरेटर बना, वैसे ही हमारे तकरीबन पूरे महाराष्ट्र भर में ऐसे कई 100 लोग बन चुके हैं। हमारे शेरू भाई भी खुलदाबाद में, दौलताबाद में सैयद साबिर साहब के साथ लगकर वो भी बहुत मतलब ऐसा समझो कि उप अध्यक्ष बने थे, वहाँ उप सरपंच बने थे खुलदाबाद के। तो यहाँ अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह तो पूरे महाराष्ट्र भर के लोग यहाँ जमा होते हैं। मैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये न्यूज चलेंगी तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों को भी अगर एंटी करप्शन में ज्वाइंट होना है तो वो हमारी टीम से, हम लोगों से राब्ता कायम करे और आगे जितने करप्शन के काम है उसको इंशाअल्लाह हम लोग आप लोगों के साथ रोकने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। सलाम। या करने मिस्टेक अलग अलग वजह से वो मैपिंग नहीं हो पाया 1,26,000 अभी जो फॉर्म तकसीम किया जा रहा है बीएलओ के जरिए, तो कई लोगों को यह समझ है कि हमारा मैपिंग तो हुआ था तो हम क्यों फॉर्म भरे। ऐसा नहीं है। जो लोगों ने मैपिंग किया, जो लोगों ने मैपिंग नहीं किया, जो लोगों ने 77,000 लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, वोटर लिस्ट में 3,18,000 लोगों को फॉर्म भरना जरूरी है। 3,18,000
3,50,000 को फार्म भरना जरूरी है, उसमें मैं भी शामिल हूं। ये समझ अगर होगी तो इसको निकालना पड़ेगा पहले। %70 आज सुबह में गया था प्रधान साहब के पास, 70% बीएलओ ने सिर्फ फॉर्म बांटा अभी तक। 12 दिन बचे जुलाई 29, अभी सुन रहे कि मुद्दत पड़ी हो, ठीक है, आज 10 दिन पार्टी 30% फार्म अभी तक बटा नहीं है, 95,000 बाकी। या तो आवाम बेदार नहीं है जाके बीएलओ से फार्म ले, या तो बीएलओ नहीं फार्म में आपको नहीं दिया, या आपको आप बीएलओ को नहीं मिले, या बीएलओ आपको नहीं मिला, यहां बेदार नहीं है। यही है, मैं अपील करने के लिए आया हूं, बेदार करने के लिए। सबसे पहला काम, जो लोगों ने फार्म हासिल नहीं किया वो सबसे पहले अपने यादी के बीएलओ को ढूंढे, उनसे मुलाकात करें और अपना फार्म हासिल करें। सबसे पहला काम ये करना है। कोई बोलेगा मैं रिक्शा चलाता हूं, अभी कहां टाइम है, ऐसा नहीं चलेगा। कोई बोलेगा मैं लूम चलाता है, टाइम नहीं है, ऐसा भी नहीं चलेगा। सबको काम है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी है कि फार्म लेने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। आप फार्म लाइए। इस्लाम पार्टी का सेंटर ये बाजू में चल रहा है आरिफ पहलवान, ये आगे चल रहा है रफीक पहलवान, सैलानी चौक में चल रहा है। हमने 65 सेंटर इस्लाम पार्टी के खोले हैं और मराठी लिखने पढ़ने वालों को हमने ड्यूटी दिया है, और वो जो लोग फार्म भर रहे, प्रांत के साहब ने उनको ट्रेनिंग दी है कि फार्म कैसे भरना है, मराठी में भरना है। तो आप फार्म लेकर सेंटर में जाइए, अपना फार्म भराइए और वापस बीएलओ को मिलकर वो फार्म बोलना भैया जमा करना, उसकी जिराव चोरी करना है, याद रखना मेरी बात। जब बीएलओ को देंगे तो बीएलओ को बोलना रिसीप्ट कॉपी दे, रिसीप्ट कॉपी हमारे पास तो सबूत के तौर पर होना ना कि हमने फार्म भरा है। ये करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बेटी बाहर गांव शादी होगी तो उसको बुलवा लो, उसका वोट अगर तुम्हारी आती है बुलवाना पड़ेगा, उसको फार्म भरवा, दस्तखत लो, बीएलओ को। अगर आपकी बेटी, किसी की बेटी बाहर गांव से आई है और उसके भी वहां एसआईआर चल अगर महाराष्ट्र की है तो वो बेटी को उसकी भेजो, जरूरत में एसआईआर का फार्म भरा। कई लोगों ने पहले नया आजाद नगर, जूना आजाद नगर में रहा करते थे इस इलाके में, अब कई लोग पहले को रहने चले। कुछ लोगों ने घर बदल दिया, शहर में दूसरे इलाके में चले गए, कई लोगों ने गांव बदल दिया, लेकिन वोट यादी में। तो आपका ताल्लुक होगा, आपके पड़ोसी का भी होगा, आपका दोस्ताना होगा, उनको फोन करके बुलाकर बीएलओ को से फार्म लेकर भरवाकर जमा कराना जरूरी है। अगर आपने जमा नहीं कराया तो आइंदा बहुत मुसीबत का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा, मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये बात आपको समझना है। बंगाल की मिसाल दिया होगा, 92 लाख वोट कटे, 92 लाख। बिहार में 70 लाख,
और अब महाराष्ट्र का नंबर। जब बंगाल के अंदर 92 लाख वोट करे तो वहां पहली मर्तबा बीजेपी की सरकार बनी और वहां के मुख्यमंत्री ने कहा ये 92 लाख लोग बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। क्या कहा? आधार कार्ड तो इनका रद्द करो, कैंसल। अगर पासपोर्ट होगा तो उन्हें कैंसल करवाओ, क्योंकि नाम ही नहीं मिला, फॉर्म में नहीं भरे, नाम कट गया, जो भी वजह हो। जो गवर्नमेंट के पेपर है, डॉक्यूमेंट जो हमको मिलते हैं सबूत के तौर पर, बोले सब कैंसल कर दो और इनको बांग्लादेश दे दो। एक बात समझ लो, एनआरसी जो कानून बना था, यहां पे 2014 के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान रोड पर एनआरसी अगर हमारे बुजुर्ग मेरी बात सुन रहे, याद करो जब एनआरसी लगा आसाम के मुसलमानों की हालत क्या? आसाम में बड़े बड़े क्वारंटाइन सेंटर, बड़े बड़े गोडाउन तैयार किए गए थे कि मुसलमानों को उठा के भर दिया जाएगा जेल की तरह। ये कानून का हमारे लिए बना। आधे हिंदुस्तान का एसआईआर का सर्वे हुआ और आधे तक चल रहा है। जिस दिन हमारा मुकम्मल हिंदुस्तान का एसआईआर का सर्वे हो जाएगा उस दिन एनआरसी काला कानून मुसलमानों पे लागू कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं। जब क्या करो, आज बेदार होने की जरूरत है, आज बेदार होना जरूरी है। अब आपने फॉर्म भरा, फॉर्म की मुद्दत खत्म हो जाएगी, 12 दिन बचे, 5 दिन बढ़ेगा, 15 दिन समझ। फॉर्म की मुद्दत जब खत्म हो जाएगी, आपने फॉर्म भर दिया तो उसके बाद 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद यादी डिक्लेयर हो जाएगी पूरी वोटर लिस्ट। और उसमें यह डिक्लेयर होगा कि इतने लाख लोगों ने फॉर्म भरा, इतने लाख लोगों का फॉर्म कबूल किया गया और इतने लोगों का नाम कबूल नहीं किया गया। ये फॉर्म भरने के बाद जिन लोगों का फॉर्म कबूल नहीं होगा उन लोगों को नोटिस आएगी, अगस्त में नोटिस आएगी, 5-6 दिन के बाद फौरन नोटिस आएगी। वही बीएलओ आपको नोटिस बांटेगा जिसका नाम उस यादी में नहीं रहेगा, और उस नोटिस में लिखा रहेगा कि आपका नाम मैच नहीं हुआ यादी में, आप हिंदुस्तानी हो, आप सबूत लेकर 15 यादी पर एक ऑफिसर बैठेगा, देख 15 यादी पर एक ऑफिसर रहेगा, और जो यादी के अंदर आपका नाम होगा, अगर आपको नोटिस रहेगी तो आपको सबूत ले जाकर वो लिखेगा उसमें ये टाइम, ये तारीख, ये दिन, ये वक्त आपको हाजिर रहना है, हाजिर रहना है। खुद जाना पड़ेगा, मेंबर को देके नहीं चलेगा, बोलेंगे शेख आसिफ को दे दो हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर मेरा नाम कटा तो मुझे मेरा खुद पेपर सबूत लेकर, वो नोटिस लेकर वहां जाना पड़ेगा और मुझे सब साबित करना पड़ेगा, अरे मैं हूं शेख आसिफ, ये मेरे वालिद थे, ये मेरा भाई था, ये मेरी वालिदा थी, मैं हिंदुस्तानी हूं, सबूत देना पड़ेगा। 11 है पॉम्पलेट आपको आया घरों में पार्टी की तरफ से, तो 11 में से 1-2 सबूत देना पड़ेगा। हेरिंग होगी, हेरिंग सुनवाई होगी, उस वक्त भी हम जिस तरीके से हमने सेंटर बनाए, मदद कर रहे हैं, उस वक्त भी
हमारे जिम्मेदार, हमारे कॉर्पोरेटर, हमारे पार्टी के जिम्मेदार मैं खुद नोटिस लेकर आपको पहले बुलाएंगे, आपके पेपर लेके बुलाएंगे कि आपको नोटिस क्यों आई, फिर आपके पेपर को लगाएंगे तरतीब से और फिर जवाब लिखेंगे नोटिस का, और उसके बाद आपके साथ, क्या बोल रहा हूं, आपके साथ पार्टी का जिम्मेदार उस हेयरिंग के लिए, सुनवाई के लिए, दाखिल करने के लिए हम खड़े रहेंगे और हम सबूत आपके साथ पेश करेंगे कि इनके है यादी में नाम शामिल करो। ये 1 महीना कुछ प्रोसीजर चलने वाली है। फिर 7 अक्टूबर जो अभी शेड्यूल है, 7 अक्टूबर को फाइनल यादी, सुनवाई के बाद फाइनल यादी डिक्लेयर कर दी जाएगी। चाहे उसमें 10,000 का नाम कटे, 20, 25, 50 जो करना। सवाल ये रहेगा कि उस वक्त भी कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी, कोर्ट जाना पड़ेगा। अब अगर नोटिस आप दाखिल करोगे तो नोटिस आएगी, आप बाहर में घर में रख लोगे तो नोटिस का सवाल ही नहीं, तुम तो बाहर हो गए, तुम अपने हाथों पैर से कुराड़ी मारे। अगर बार में घर में आपके है, लेमिनेशन करके रख लिया गया, मैं सुना कई लोगों ने वापिस भर के जमा नहीं करा रहे, फार्म ले नहीं रहे, भरवा नहीं रहे, जमा नहीं करा रहे, तो तुम्हारा सवाल ही पैदा नहीं हो जो ऐसा करेगा। फार्म तो भरना ही पड़ेगा। जब नोटिस आएगी, जब हम सबूत देंगे, जब हमारा नाम आएगा, जब नाम कटेगा, फिर कानूनी हम बोलेंगे साहब पहले दिन से हम मैपिंग कराए, पहले दिन से हमने फॉर्म भरा, हमको नोटिस भी आई, हमने वहां पेपर दिया, हमारे को कबूल नहीं किया गया। जब तो कोर्ट तुम्हारा सुनेगी, जब ही सुनेगी। तो इतनी मुश्किल रास्ता है, इतना मुसीबत वाला रास्ता है आज हम बेदार करने के लिए आपके पास, आपके वार्ड में, आपके इलाके में क्या बेदार हो जाओ। ये वक्त बहुत अहम वक्त गुजर रहा है हमारा। एक घर के लोगों में बेदार होना चाहिए। निकलिए घरों से, फॉर्म लीजिए, फॉर्म भराइए, फॉर्म दाखिल करिए, ये करना ही पड़ेगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कल हम कैसे मदद कर पाएंगे, ये तो सवाल होगा। ये आपको समझना है और बेदार करना है। आज सुबह में प्रधान साहब से मिला, %70 सिर्फ वो फार्म बीएलओ ने बांटा। ये एक आंकड़ा सामने आया। और जो लोगों को फार्म मिला, बीएलओ ने जो दाखिल किया, सिर्फ 48,000 आज तक दाखिल हुआ। कितना? 48,000। 3,18,000 कहां? 48,000। 17% सिर्फ हमारा दाखिल हुआ। और बाह्य का, आसपास के इतराफ के देहातों का, कैंप समस्या का 40% दाखिल हो गया घर के फार्म। हम कहा, वो कहा। जिले में हम सबसे पीछे चल रहे, नासिक जिले में। इसके लिए रास्ते में निकलना पड़ रहा है, आपको बेदार करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि आप बेदार हो जाए। अरे हमारे सामने एक मिसाल है ना, 1.5 साल पहले क्या हुआ हमारे साथ कि जन्म दाखिला जिन लोगों ने बनाया, बोले ये बांग्लादेशी, 5 साल के बच्चों का बनाया जन्म दाखिला, बोले ये बांग्लादेशी, 40 साल के उनका बांग्लादेशी, कोई माँ बहन ने बनाई, बोले ये बांग्लादेशी। अरे केस हुआ हमारे ऊपर 3300 लोगों के ऊपर, उससे ज्यादा एफआईआर हुई। कहां हुई? जिले में हुई, छावनी में हुई। अरे 4 एफआईआर हुई हमारे खिलाफ। क्या हम बांग्लादेश जन्म दाखिला हमारे डुप्लीकेट। आज भी 1.5 साल गुजर गए, आज भी एक लेडीज
जेल में हैं उस इल्जाम में। आज भी 4 से 5 लोग जेल में हैं। उस वक्त भी पीड़ित सुमैया ने इल्जाम लगाया बांग्लादेशी का। बंगाल के अंदर भी 92 लाख को बांग्लादेशी कहा गया, बिहार में 70 लाख लोगों को बांग्लादेशी कहा गया। अभी यूपी का भी वो नंबर है, महाराष्ट्र का चल रहा है। तो जब बांग्लादेशी जब हमारे हजारों की तादाद में नाम कट जाएंगे, कई हजार नाम, तो बांग्लादेशी बोलेंगे, काला कानून लगेगा, केसेस हो जाएगी, तो क्या करोगे? सिर्फ जब में दाखिला लेट बनाए, इसके लिए 10 साल जमानत नहीं हो रही, तो ये एसआईआर है। क्यों हमको फिक्र नहीं है? क्यों हम बेदार नहीं है? क्यों हम बात को नहीं समझ पा रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगा कि शहर के अंदर गलियां हैं, हर मोहल्ले के अंदर एक गली है, कि गली के नौजवान आ जाएंगे, बाहर निकलेंगे, पढ़े लिखे नौजवान बैठेंगे गली के अंदर ही, एक घर के काम पढ़ेंगे, मदद करेंगे, बेदार करेंगे। लेकिन आज कहीं ऐसा नजर नहीं है। अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात, आज कोई इलेक्शन नहीं है, कॉर्पोरेशन नहीं, असेंबली नहीं, पार्लियामेंट नहीं। उसके बाद भी तो हम आपके साथ आपके बीच क्यों? सिर्फ वो मकसद है कि शहर को बचाना है, यहाँ के मुसलमानों के वोटों को बचाना है, आने वाली मुसीबत से बचना है। सिर्फ ये मकसद दर्द है। यहाँ कोई पार्टी नहीं, कोई सियासत नहीं, सिर्फ हमारा शहर मुसलमान देश का टारगेट किया जाएगा। इसके लिए आज हम आज आपके बीच में खड़े हैं। एसआईआर बेदारी की ये दूसरी मीटिंग है जो राइट टू वोट आई स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी के नाम से ली जा रही है। हम सिराज चौक में खड़े हैं, माइक आपके घरों तक बांधा हुआ है, घरों में बैठी हमारी माएं बहनें भी सुन रही हैं कि एसआईआर में बेदारी क्यों जरूरी है। और मकसद ये है कि ये कोई इलेक्शन का वक्त नहीं है, ना कारपोरेशन का इलेक्शन है, ना असेंबली का इलेक्शन है, ना ही पार्लियामेंट का इलेक्शन है। मगर हम अगर सिराज चौक पर स्टेज लगाकर भोंगे बांधकर आपकी वोट मांगने के लिए आते हैं, तो जब आपकी वोट की हिफाजत की बात हो तो हम आपको बेदार करने क्यों ना आए? हम इसे हमारा फर्ज और हमारी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम इसी चौक से आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं, तो जब आपके वोट की हिफाजत की बात हो, उसे सही तरीके से कैसे भरा जाए इसकी बात हो, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। कल अगर हम इलेक्शन के वक्त वापस आएंगे तो कम से कम ये गिला तो नहीं रहेगा कि जब आपकी वोट की हिफाजत की बात थी तो उस वक्त हम वहां पर मौजूद नहीं थे। यही मकसद से हम ये मीटिंग शुरू किए। एसआईआर के ताल्लुक से हिंदुस्तान में अलग अलग रियासतों में अलग अलग वक्त में एसआईआर के फॉर्म भरे गए, यादी को चेक किया गया, मगर ये बात तो बिल्कुल सच है, बिहार हो, बंगाल हो या दूसरी रियासत हो, आसाम हो, उत्तर प्रदेश हो और भी कई रियासतें, ये तो जमहूरियत में महसूस किया गया कि इलेक्शन कमीशन का तरीकाकार भले ही यादी का रिवीजन हो मगर नीयत अच्छी नहीं है। प्रोसेस ये हर 20-25 साल में होता है मगर इस बार नीयत सही नहीं है। बंगाल में भी हमने देखा,
बिहार के इलेक्शन जो हुए उसमें भी हमने देखा, और ये जब महाराष्ट्र में शुरू हुआ तो हमारा अपना शहर जो पार्लियामेंट के वक्त से हुकूमत में बैठी पार्टियों को खटकता है कि इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने जमहूरियत का ऐसा तरीका अपनाया कि बीजेपी की सीट गिर गई। ये बात वो भूलते नहीं है, इसीलिए बेदारी जरूरी है। मैं बोल रहा हूं कि कोई इलेक्शन नहीं है, मगर बेदारी जरूरी है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये एसआईआर की मुहिम में कतई डरने की जरूरत नहीं है। बीएलओ आपके घर तक या आप बीएलओ से कांटेक्ट करके आप फॉर्म हासिल कर लिए, एक बड़ी तादाद 80% के करीब फॉर्म वोटर्स तक पहुंच गए हैं और 21% फॉर्म बीएलओ तक वोटर ने पहुंचा दिया है, जो उन्होंने अपने ऐप से ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। मगर अभी भी 20% फॉर्म बांटना बाकी है और वो 20% फॉर्म के बाद 80% तकरीबन फॉर्म अभी भी बीएलओ तक नहीं आए हैं। तो आप लोग, और ये जिस मोहल्ले में मैं खड़ा हूं, ये पढ़े लिखे लोगों का मोहल्ला है, यहाँ लोग बेदार है, ये अपने फॉर्म भी भर सकते हैं, अपने घर के भी फॉर्म भर सकते हैं, अपने आजू बाजू के लोगों के फॉर्म भर सकते हैं। एक बड़ी तादाद यहाँ पे असातिज़ा की है जो दूसरों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि असातिज़ा ही बीएलओ है। और ये हिस्से में बिलबाग, चुनाभट्टी, सिराज चौक जहां मैं खड़ा हूं, ये तमाम ही हिस्से में बड़ी तादाद असातिज़ा की है, तो वो लोग मदद करेंगे और मदद कर भी रहे होंगे। मगर मैं आपसे ये बोलने आया हूं कि आप शहर भर में लोगों की मदद करिए। आपके रिश्तेदार दूसरी तरफ होंगे, आपके दोस्त अहबाब दूसरी तरफ होंगे, उनके फॉर्म भरा किस तरीके से भरे जाए उसे चेक करिए और सही तरीके से फॉर्म भरा जाए। आज कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है, आज सिर्फ सही तरीके से फॉर्म भर के बीएलओ को देने की जरूरत है। लोग परेशान हैं, एक एक फॉर्म कई कई लोगों से चेक करा रहे हैं और कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के कई हेल्प सेंटर चल रहे हैं, आप वहां से भी फॉर्म भरवा सकते हो। आपके मोहल्ले में कोई जानकार है, आप उनसे फॉर्म भरवा सकते हो और बहुत लोगों से चेक करवाने की जरूरत नहीं है। आप किसी जानकार से चेक करवाइए, अपने बीएलओ के पास जाइए और उसे बताइए, और फॉर्म अगर आप कभी भरे नहीं हो तो उसके हर फॉर्म के 2-3 जीरोक्स करवा लीजिए, क्योंकि ये भी हुआ है कि 2 फॉर्म जो मिले हैं, दोनों फॉर्म किसी ने गलत भर दिया, तो ऐसा ना हो, इसलिए जीरोक्स करवा लीजिए। और इसी के साथ साथ एसआईआर की मुहिम में फॉर्म भरने के साथ साथ जो एक अहम मामला मालेगांव शहर में सामने आया कि कई लोगों ने कारपोरेशन के इलेक्शन में वोट दी। मार्च और अप्रैल में जब मैपिंग का काम शुरू हुआ तो उस वक्त उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मैपिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, मैपिंग भी करवाई, मगर मैपिंग होने के बाद भी उन लोगों का फॉर्म नहीं आया और अब बीएलओ बोलता है कि तुम्हारी वोट कट गई। इस ताल्लुक से निवडणूक अधिकारी प्रांत साहब से हमने मिला, वक्त की शक्ल में मिले, मुंबई जाकर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात की गई। उनको जवाब देते नहीं बन रहा है, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि 17 तारीख के बाद जब ड्राफ्ट बन जाएगा तो ये लोगों का 6 नंबर फॉर्म भरा जाएगा। मैं ये बोलता हूं कि जब मैपिंग के वक्त इनकी वोट थी तो क्या वजह हुई कि 3 महीने में वोट इनकी क्यों कट गई?
इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब SIR की मुहिम में हम इलेक्शन कमीशन का सहयोग कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। इसीलिए सहयोग आंदोलन का ऐलान किया गया कि जिन लोगों की मैपिंग हुई है उनको 8 अगस्त से पहले फॉर्म मिलना चाहिए, ये उनका हक है। वो क्यों 4 महीने 5 महीने के बाद फॉर्म लेकर घूमते फिरे, कागज हाथ में लेकर इधर उधर घूमे। जिनकी वोट जनरल कटी हुई है वो उस प्रोसेस में जाएंगे, हम उनकी मदद भी करेंगे। हम ये मुहिम अगर अक्टूबर तक है, हम हर तरीके से मालेगांव शहर में अक्टूबर तक आप लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि अगर हम वोट मांगने का हक रखते हैं तो आपकी वोट की हिफाजत भी हमने हमारी जिम्मेदारी मानी है कि आप लोगों की वोट की हिफाजत होना चाहिए। क्योंकि ये SIR की लिस्ट आने के बाद सरकार किस तरीके का फैसला कर रही है ये हम सबके सामने है। कल सरकार बोल दे कि पासपोर्ट उसी का बनेगा जिसका इलेक्शन यादी में नाम रहेगा, तो तुम क्या करेंगे? राशन कार्ड उसी को मिलेगा जिसका इलेक्शन यादी में नाम रहेगा, तो तुम उस वक्त क्या करेंगे? इसलिए आज एक एक वोट जो आदमी या औरत की वोट है उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इत्तेहाद के साथ मिलजुल कर इस मुहिम का हिस्सा बनिए और सहयोग आंदोलन जिनकी मैपिंग हुई है और उनके फॉर्म नहीं आए हैं, 21 जुलाई बरोज मंगल सुबह 11 बजे ईदगाह ग्राउंड के पास जो नई प्रांत ऑफिस है वहां पर सहयोग आंदोलन के नाम से एक धरना दिया जा रहा है। आप बड़ी तादाद में वहां शिरकत करिए और इस 2 दिनों में जिन लोगों की मैपिंग हुई है और उनकी वोट नहीं आई है वो लोग फॉर्म हमारे जो आसपास के सेंटर हैं वहां पर आप इलेक्शन कार्ड का जीरोक्स, मैपिंग जिस वक्त हुई थी अगर आपके पास BLO के स्क्रीनशॉट है, कई लोगों के पास है, वो स्क्रीनशॉट का जीरोक्स ये आप अपने मोबाइल नंबर के साथ जमा कीजिए। नहीं तो समाजवादी पार्टी आगरा रोड पर और शेख रशीद भवन आगरा रोड पर वहां भी आप अपना जीरोक्स जाकर जमा करवा सकते हैं। क्योंकि ये लड़ाई इत्तेहाद के साथ और मजबूती से लड़ने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं आज कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन मालेगांव शहर की एक एक वोट की हिफाजत करना ये हम अगर सियासत में हैं तो हम इसे हमारी जिम्मेदारी मानते हैं। सियासत में सिर्फ वोट लेना और वोट मांगना यही लीडर का काम नहीं होना चाहिए। अगर जब वक्त आए और आवाम की रहनुमाई की जरूरत हो, आवाम को मदद करने की जरूरत हो, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी समझे। यही महसूस करके मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और जब सिस्टम और प्रशासन अपनी गलती होने के बाद भी अपनी गलती ना माने तो जमहूरियत में इसका कई तरीके से लड़ने का अधिकार हमको दिया गया है। और इस शहर में निहाल साहब ने हमेशा सिस्टम की गलती पर तहरीक और एहतजाज किया है। और ये मैपिंग होने के बाद भी नाम ना आना ये सिस्टम की गलती है, ये वोटर की गलती नहीं है। इसलिए सिस्टम उसे दुरुस्त करे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र से बात करे या फिर कलेक्टर से बात करे और बैठकर जिन लोगों की मैपिंग हुई है उनके फॉर्म किसी भी तरीके से दिए जाएं। इसके लिए ये एहतजाज हो रहा है। आप भी इस एहतजाज में शरीक हो और इसी के साथ साथ अपने फॉर्म, बहुत से लोग ऐसे भी मुझे मिले कि जिनके घर में 10 वोट है और उनके यहाँ 8 फॉर्म आए हैं, तो वो 2 फॉर्म के लिए परेशान हो रहे हैं। मैं ये बोलता हूं कि पहले 8 फॉर्म सही तरीके से भर दो, उसके बाद 2 फॉर्म की तलाश करो। और अगर वो 2 फॉर्म नहीं मिलते और आपकी मैपिंग हुई है या आपने कारपोरेशन में वोट दिया है तो उसके सबूत हमारे पास जमा करवाओ। और ये लड़ाई मैं बोला हूं कि आपकी एक एक वोट की लिए हम
तहरीक के साथ साथ कानूनी तौर पर जहां तक हमको लड़ना पड़ेगा हम वहां तक ये लड़ाई लड़ेंगे, मगर मालेगांव शहर की वोट हम किसी सूरत में कम नहीं होने देंगे। अगर वोटर की सही वोट है तो उसकी वोट आना ही चाहिए। अगर आपकी वोट नहीं आएंगी तो जमहूरियत में आपकी ताकत कम हो जाएगी। जमहूरियत में ताकत ही आपकी पहचान है, इत्तेहाद ही आपकी पहचान है। अगर आपका शहर सियासी तौर पर कमजोर हो गया तो आपको और दबाने की कोशिश की जाएगी, और वोट अगर हमारी नहीं आई तो कहीं ना कहीं ये जमहूरियत में कमजोरी की निशानी होगी। इसलिए बेदार रहिए, डर और खौफ में मत रहिए। बहुत आसान है फॉर्म और बहुत आसानी से भरा जा सकता है, बहुत आसानी से सबमिट किया जा सकता है। इसलिए बहुत डर और खौफ में ना रहते हुए सही तरीके से सही वक्त पर जल्द से जल्द फॉर्म बीएलओ तक पहुंचाइए, और बीएलओ को देने के बाद एक रिसीट जरूर ले लेना जीरोक्स पे सेम फॉर्म पर, क्योंकि अगर मैपिंग होने के बाद आपकी वोट नहीं है तो क्या पता कल फॉर्म भरने के बाद भी आपकी वोट ना हो। यही मकसद से हम बेदारी पैदा कर रहे हैं कि हमें हमारी वोट भी बचाना है, और सबूत इसलिए रखना है कि नीयत अच्छी नहीं है, नीयत साफ नहीं है। कुछ लोग टारगेट करके आ रहे हैं, अलग अलग बातें बोलते हैं कि ये इनकी इतनी वोट काट दी जाएंगी, और वो सिस्टम के साथ मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। इसलिए बेदारी जरूरी है। आम लोगों तक हर बात नहीं पहुंचती। हम कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में सियासी पार्टियों में ताल्लुक रखते हैं, एक दूसरे से ताल्लुकात होते हैं, तो बातें हमारे पास आती है। मालेगांव शहर को पार्लियामेंट इलेक्शन की वजह से बहुत बेदार और होशियार रहने की जरूरत है। अभी सिस्टम अपना काम कर रहा है, एसआईआर की मुहिम चालू है। पीर के दिन किरीट सोमैया मालेगांव आ रहे हैं, डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग लेंगे, ऐसी ऐसी बात बोलेंगे जिसका कोई सर पैर नहीं होगा, मगर बड़े बड़े अधिकारी बैठ के सुनेंगे और उनको जवाब देंगे। हम जन्म दाखिले में हम भुगत रहे हैं, इसलिए बेदार होना जरूरी है, इसलिए बेदारी लाना जरूरी है। मैं जो बोल रहा हूं कि अगर हम वोट मांगने आप तक आते हैं तो आज आपकी वोट बचाने की अगर जरूरत है तो भी हम आप तक आए। कल कोई हमको ये नहीं बोलेगा कि वोट मांगने के वक्त, इलेक्शन के वक्त इनके स्टेज लगते, इलेक्शन के वक्त इनके भोंगे लगते, मगर जब हमारी मदद की बात आती तो इनके भोंगे और स्टेज नहीं लगता। ये कल हमें कोई नहीं बोलेगा। आप बेदार रहिए, फॉर्म भरिए, और सहयोग आंदोलन में आप सहयोग दीजिए, मदद करिए। 11 बजे से वो आंदोलन शुरू होगा, आप उसमें शिरकत करिए, क्योंकि अगर कोई बहुत ताकतवर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खामोश हो जाएंगे। अगर सिस्टम ने गलती की है, उनकी गलती है, तो उस नाइंसाफी के खिलाफ चुप रहना ये हिकमत अमली नहीं है, ये बुजदिली होगी। और निहाल साहब ने हमें कभी बुजदिली नहीं सिखाई। हिकमत अमली के नाम से इस शहर में बुजदिली का काम होने लगा है। जब से ये बात उठी है मैपिंग वाले की कि मैपिंग है और वोट नहीं है, डिपार्टमेंट जवाब नहीं दे पा रहा है इसका सही तरीके से, तो कहीं ना कहीं उनको समझ रहा है कि ये गलती है, उसका हल उनको निकालना पड़ेगा। मगर उसके लिए हमें रोड पर तो आना पड़ेगा ना, हमें चिल्लाना तो पड़ेगा ना, हमें अपनी बात मनवाने के लिए कोई आंदोलन तो करना पड़ेगा ना। नहीं तो ये सिस्टम और ये सरकारें तुम खामोश रह गए, तो अगर ये मैपिंग के वक्त तुम्हारे साथ ये हाल किए तो क्या ये फॉर्म भरने के बाद भी तुम्हारी वोट कम नहीं कर देंगे क्या? आज अगर तुम ये मुद्दा पकड़कर चल रहे हो कि मैपिंग के वक्त जिनकी वोट थी उनकी वोट कैसे कटी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन, डिपार्टमेंट, बीएलओ से लेकर निवडणूक अधिकारी, ये तो उसके जहन में आएगा कि अगर इनकी मैपिंग हुई थी और वोट नहीं आई थी तो ये आंदोलन कर दिए,
अगर ये फॉर्म भरे और हमने कुछ गड़बड़ कर दी तो ये फिर रोड पर खड़े हो जाएंगे, ये फिर रोड पर आएंगे। हमें मुस्तकबिल के लिए ये तहरीक चलाना जरूरी है और मालेगांव शहर हमेशा किसी भी नाइंसाफी को खामोश तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तहरीक तो हमेशा चलाइए। सहयोग आंदोलन नाम देने की वजह ही है कि इलेक्शन कमीशन और अवाम की मदद करते हुए सिस्टम की नाइंसाफी के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं और ऐसी गलती वो आइंदा ना करे, फॉर्म भरने के बाद ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए चला रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के कोई लीडर बोलते हैं यूपी में कि 25-30 हजार मुसलमान और यादव की वोट काट दो और तुम्हारा एमएलए चुन के ले आओ। क्या नियत है? तो क्या पार्लियामेंट इलेक्शन के ताल्लुक से उनके जहन में कोई बात नहीं है क्या? किरीट सोमैया अगर मालेगांव से धुलिया तक पीर को दौरा कर रहा है तो उसकी नियत क्या होगी, ये हमें समझ रहा है। तो उसके खिलाफ अगर हम बेदारी मुहिम चला रहे हैं तो ये अवाम के हक में है और अवाम का हक ही सियासी लीडर के लिए सबसे अव्वलीन तरजीह में होना चाहिए। वोट कल आप किसको देंगे किसको नहीं देंगे इस एरिए के, उस पर आज कोई बात करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे शहर की वोट महफूज रहे, हमारे शहर की एक एक वोट बचाई जाए, बस ये मकसद से मैं आपके सामने आया हूं। आज ना मैं ये बोलने आया कि ये हिस्से के लोग किसको वोट देते हैं, मुस्तकबिल में किसको वोट देंगे, मगर वोट तुम किसी को भी दो, शहर की ताकत तो है। कल तुम्हारी वोट ही नहीं बचेगी, तुम्हारे शहर की ताकत ही नहीं बचेगी तो हम किसके पास जाएंगे। इसलिए आज जरूरी है कि आप अपना फॉर्म भी भरिए, अच्छे तरीके से भरिए और इसी के साथ साथ सहयोग आंदोलन में आप साथ दीजिए। हम हर कदम पर आखिरी वक्त तक इस एसआईआर की मुहिम जब तक चलेगी, आपकी एक एक वोट के लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वो तहरीक हो, वो कानूनी हो, वो कोर्ट में जाकर लड़ने की बात हो, मगर मालेगांव शहर में ये नहीं हो सकता कि कोई किसी की हक की वोट है और उसकी वोट इलेक्शन कमीशन काट दे। ये हम किसी सूरत में होने नहीं देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं और आखिरी तक इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से माकूल मैडम साहबा को हमने एक निवेदन दिया है और उनसे मुलाकात करनी होगी। जैसे हमारी दादी साहब से हमने मुलाकात की है और उस लेटर के अंदर हमने जो ब्रिज है, फ्लाईओवर ब्रिज, इसके नीचे अतिक्रमण है, कचरा है, वो सब कुछ है। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर जाली लगे, अंदर बच्चों के लिए एक अच्छा गार्डन हो और पार्किंग जोन का मसला है। ये 2-3 चीज़ों के लिए हमने महबूब मैडम को निवेदन दिया है कि ब्रिज के नीचे का जो अतिक्रमण है वो साफ़ होना चाहिए और बच्चों के लिए ग्राउंड बनना चाहिए और जो इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी रहती है उसके लिए एक अच्छा पार्किंग जोन बने और ये आने वाले जनरल बोर्डों में इसको मंजूरी के लिए रखा जाए। जनरल बोर्डों में मंजूरी होगी तो आगे के लिए प्रकरण तैयार होगा। तो हमें तो इत्मीनान बहुत दिला है कि आने वाले समय में फ्लाईओवर ब्रिज पे एक अच्छे ढंग से हम कामकाज करेंगे और हम यही उम्मीद तो उनसे लगाए हैं कि आने वाले वक्त में ब्रिज के अंदर का जो इतनी ज़्यादा गंदगी और अतिक्रमण का मामला है, शहर अब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लेटर दिया गया, अगर आने वाली जनरल बोर्ड और मीटिंग में अगर ये मंजूरी के लिए नहीं रखा गया तो आम आदमी पार्टी फिर उनसे मुलाकात करके उनको याद दहाई कराएगी और तब तक के लिए हम ये देखेंगे आने वाले वक्त में वहाँ पर क्या कार्रवाई शुरू होती है। बहुत 4 रोज़ पहले हमारे एडिशनल एसपी साहब सूरज गुंजार सर हमसे मुलाकात करना चाह रहे थे। मुलाकात के बाद मालूम हुआ कि वो एंटी एडिक्शन कैंपेनिंग शुरू करना चाह रहे हैं और उन्होंने कैंपस से ये रिक्वेस्ट की कि हम आपके स्कूल से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन चाह रहे हैं। जैसा कि शहर का ये सुलगता हुआ मसला है, हमने भी लब्बैक कहा और 4 दिनों में हम जो कुछ कर सकते थे उन्होंने सुना और वो काफ़ी मुतमईन हुए, जिसमें हमने एसे कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन, रील मेकिंग जैसे कंपटीशंस हम लोगों ने स्टूडेंट्स के दरमियान किए और बच्चों ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। थाउजेंड्स ऑफ एसेज लिखे गए,
हंड्रेड्स ऑफ जो है हम लोगों के पास ड्राइंग्स एंड पोस्टर्स आए और तकरीबन 20-22 बच्चों ने रील बनाए, तकरीबन वो 20 से 25 सेकंड की। उसमें जो बेस्ट 3 थे हमने उनको यहाँ प्राइजेस भी दिया है। और एक हमने कैंपस की कल्चरल कमेटी की तरफ से, जिसके इंचार्ज हमारे ओसामा सर हैं, तनवीर सर हैं, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा एक गीत लिखा, उसको कंपोज किया और 2 दिनों में शहरियान से एक अपील की गीत के ज़रिए कि वो नशा मुक्त मालेगांव बनाने में घरों से निकलें और साथ जुटें डिपार्टमेंट के। तो ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ हुई हैं। नशा मुक्ति की तरफ इससे पहले भी काफ़ी कैंपेन हो चुकी है, इस टाइम ये कैंपेन स्टार्ट करने का आपके जहन में कैसे? आपको मैं बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी, यूजीसी और हमारा बोर्ड ये टाइम टू टाइम हमें जीआर्स भेजता ही रहता है और हम अपने कैंपस में, अपने कैंपस के अतराफ में ये कैंपिंग करते रहे हैं। लेकिन इस लेवल पर जाके डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट होकर उनसे कोलैबोरेशन करके हमने यकीनन फर्स्ट टाइम ये कैंपेनिंग की है, वरना हम ये कैंपेनिंग हमारे कैंपस स्टूडेंट्स के साथ करते ही रहते हैं। आपको मुझको बताते हुए बड़ी खुशी और मुसर्रत हो रही है कि हमने यहाँ पर AMT हेल्थ केयर सेंटर बनाया हुआ है, जिसमें कंटिन्यूअस हम बच्चों की मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे हैं। उनके इश्यूज़ को, ग्रीवियंसेस को सुना जाता है और हमारे पास काउंसलर्स हैं, उनकी काउंसलिंग की जाती है। बच्चों को जो डे टू डे के प्रॉब्लम्स हैं, उससे वो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो जब शेयर कर रहे हैं तो हम उस पर रिसर्च करके बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं उस पर। जैसा कि मैंने बताया कि मेंटल हाइजीन का मसला, कि हम मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का ये बड़ा इनिशिएटिव है कि वो हर कॉलेज को बाउंड कर रहा है कि आप स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर काम करें और हमारे पास ऑलरेडी वो सेटअप मौजूद है, हम पहले से वो काम कर रहे हैं। तो NAP के अंदर जो सीनियर कॉलेजेस, जूनियर कॉलेजेस, हाई स्कूल्स हैं, इन तमाम को बाउंड किया गया है कि स्टूडेंट्स के हेल्थ के लिए आप कोई ना कोई इनिशिएटिव लेते रहें, जिसमें ड्रग्स से उनको बचाना, अवेयर करना भी एक अहम मुद्दा है। और ये इन हाउस हो रहा था, बस अब ये सिटी लेवल पर पुलिस डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से हम फर्स्ट टाइम आए हैं मंजर-ए-आम पर। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन और इसमें एसपी साहब जो है उनकी भी शिरकत हो गई, एडिशनल एसपी जो है उनकी भी शिरकत हो गई, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये देखिएगा कि एसपी साहब ने जो कुछ भी हमसे एक्सपेक्ट किया था, चीज़ें उससे कहीं ऊपर उनको मिली, तो फिर उनका ये इरादा हुआ और उन्होंने कमिट किया कि वो प्रोग्राम कंप्लीट स्टार्ट टू एंड यहाँ मौजूद रहेंगे। और लकीली जब उन्होंने चीज़ें शेयर की हमारे नासिक ग्रामीण पुलिस एसपी साहब को, तो स्वामी साहब ने तमाम प्रोग्राम को सुनने के बाद अपनी विज़िट का इरादा किया और वो प्रोग्राम में आए, मौजूद हुए। आप जब भी कोई मस्जिद काम करने के लिए खड़े होंगे तो आपको सपोर्ट हर तरह से सिस्टम देता ही है और हमारे काम को ही देखकर डिपार्टमेंट ने इतना वक्त हमारे कैंपस को दिया। इस पूरे प्रोग्राम का जो बेस्ट पार्ट ये डिबेट, तो इसकी तैयारी किसने की और ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया? हमारे पास जो आर्ट्स फैकल्टी मौजूद है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो सोशल इश्यूज़ पर डिबेट करते ही रहते हैं। हमारे बच्चे प्रिपेयर हैं, जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं इस पर वो रिसर्च करते ही रहते हैं। और जब उनके सामने प्रपोज किया गया कि आप अगर 2 दिनों में एक डिबेट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो हम एक डिबेट कंपटीशन भी इसमें रखते हैं। जो कंपटीशन कहना सही नहीं है, इसको हम लोगों ने डिज़ाइन किया कि सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों को ही हम एड्रेस कर सके। इस मौजू को जब डिपार्टमेंट को पेश किया गया, डिपार्टमेंट ने कहा कि 2 डेज़ में हम अपना बेस्ट जो कुछ है हम परफॉर्म कर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब स्टेज से बात आई तो ये समझ में आया हमारा यूथ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो शहर में जो भी मसाइल हैं हर मसाइल पर विदाउट प्रिपरेशन बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। अब वो मैच्योर्ड इनफ हो चुके हैं, सोसाइटी को रीड करते हैं, प्रॉब्लम्स को वो नोट डाउन करते हैं और सॉल्यूशंस भी सुझाने के लिए वो काबिल हो गए। और एजुकेशनल आउटकम यही होता है। जो हम समाज में खराबियाँ देख रहे हैं वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का फेल्योर है, और जो अच्छाइयाँ आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है 2 दिन में इतना हेल्दी डिबेट करके जो मुजाहरा उन्होंने किया है, ये भी हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अचीवमेंट है। इस
स्कूलों में देखा जाता है अक्सर के बच्चे जो है वो स्मोकिंग करके आते हैं या गुटखा वगैरह खा के आते हैं। आप अपने स्कूल लेवल पर इसके खिलाफ किस तरीके से काम करते हैं? स्कूल लेवल पर काम करने के लिए हमारे यहाँ हर स्टूडेंट का मेडिकल चेकअप होता है और उनके जैसे ही ओरल और डेंटल चेकअप होते हैं वो बच्चे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और मैंने बताया कि एमटी हेल्थ केयर सेंटर के ज़रिए उनकी काउंसलिंग की जा रही है और काउंसलिंग के ज़रिए बच्चे बहुत आसानी से ये चीज़ें छोड़ देते हैं। काउंसलिंग क्या है, एक पेरेंटिंग का पार्ट है और पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं अगर और इंस्टीट्यूशन अगर उसको कर रहे हैं तो उसका मज़बूत असर आएगा। पेरेंट्स भी बच्चों के साथ अगर टाइम देने लगे और इंस्टीट्यूशंस भी इस तरह का इनिशिएटिव लें तो ये मसाइल हमारे हल हो सकते हैं और ये बात जग जाहिर है और हर इंस्टीट्यूट इसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश करता ही है। इस इनिशिएटिव का नेक्स्ट स्टेप क्या है? इस इनिशिएटिव को नेक्स्ट स्टेप कहना तो नहीं दुरुस्त है। ये हर मुसलमान की समाजी और मजहबी जिम्मेदारी है कि वो बुराइयों से लोगों को रोके। तो ये कोई एक दो दिन के करने का काम नहीं है, ये हमारा लाइफ टाइम वर्क है। हमको लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना है, हमें खुद अच्छा होना है और लोगों को बुराइयों से रोकना है और बुराइयों से रोकना आसान काम नहीं है। उसके बाद भी हमें ये करना चाहिए।